हेलो एवरीवन, मैं डीके सर केसीटीसी सीतामढ़ी से और आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। आप सभी का केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो नया बैच है डीसीए का, उसमें हम लोग फंडामेंटल का क्लास स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग आज दूसरा दिन क्लास में। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। पिछले दिन के क्लास में हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर का क्या परिभाषा है। अक्सर हमसे पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर क्या है। तो हमने आपको बताया था कि दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। फिजिकली वो क्या दिखता है ये बात बताना है, उसका संचालन कैसे होगा ये चीज उसमें दर्शाना है, और हमारे लिए वो किस तरह से उपयोगी है इस बात को दर्शाना। अगर ये तीन चीज आप बताते हैं तो उसकी डेफिनेशन पूरी हो गई। तो हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर बिजली से संचालित होने वाली एक मशीन है जो हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन दोनों में मदद करता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो होगा, कंप्यूटर को दूसरे शब्दों में कैसे परिभाषित करें, तो कुछ इस प्रकार है। इन अदर वर्ड्स, कंप्यूटर टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यूजर। कंप्यूटर जो है, दो नंबर स्विच ऑन है। यहाँ पर दूसरी परिभाषा कंप्यूटर की यह है, कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? एक मशीन जो इनपुट प्राप्त करता है यूजर से। टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर का मतलब द पर्सन हु यूजेस द कंप्यूटर इज कॉल्ड यूजर। यानी हम सभी कंप्यूटर को इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम लोग यूजर कहलाए। कंप्यूटर का सबसे पहला काम है कि वो यूजर से टास्क लेता है। टास्क लेने के बाद स्टोर देम इनटू मेमोरी। उस इनपुट को मेमोरी में जमा करता है। प्रोसेस देम, फिर उसके ऊपर काम करता है निर्देश के अनुसार। एंड डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट। डिजायर का मतलब खास होता है या विशिष्ट होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा निष्कर्ष वो बना के। ये कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली है, इसी तरीके से वो काम करेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ये चार इसमें स्टेप बन रहा है। पहला तो इनपुट लिया, दूसरा उसको कहीं स्टोर किया, तीसरा प्रोसेस किया, और रिजल्ट बना करके दिखा दिया। ये इसका मूल काम है। इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है। तीन रेक्टेंगल बना गया है, और इसमें पहला रेक्टेंगल जो है उसके अंदर लिखा गया है डाटा अथवा इनपुट। डेटा को ही इनपुट कहा जाता है। यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला लेटर, नंबर, सिंबल, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, ये सब को हम डेटा ही कहते हैं। ठीक है, तो यूजर के द्वारा दिया जाने वाला टास्क डेटा कहलाएगा। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डेटा, डेटा मीन्स रॉ मटेरियल या एनीथिंग दैट कैन बी इंटर्ड बाय यूजर टू द कंप्यूटर इज नोन एज डेटा। नीचे डेटा की परिभाषा मैं अलग से आपको नोट डाउन कर देता हूँ, कंप्यूटर में लिखता हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में भी आए। इसको आप, अगर आपके पास कॉपी है तो उसमें नोट करिए, है ना। कुछ कुछ पार्ट जो एक आध टर्म होगा जो इस नोट्स के अलावा होगा, वो हम अलग से लिखाते चले, जो कभी कभी ओरली पूछने में आ जाता है, सवाल पूछ देते हैं। है पेन की नहीं? डेटा का मतलब हो गया रॉ मटेरियल। इसमें आप लिखेंगे एनी, एक साथ, एनीथिंग दैट कैन बी entered by user
Anything that can be entered by user to the computer is known as data. इस लाइन का मतलब है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, ए से जेड तक, है ना, लेटर्स 0 से 9 तक नंबर्स, साउंड, पिक्चर्स, वीडियोस, है ना, ये सब डेटा के उदाहरण, इन सबको डेटा का, इस पूरे का मतलब है जो कुछ भी हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उसको डेटा कहते हैं, जैसे लेटर, नंबर, साउंड, पिक्चर, वीडियो इत्यादि। दूसरा पार्ट है स्टोरेज, किसको कहते हैं? STORAGE। स्टोरेज किसको कहते हैं? तो स्टोरेज का मतलब हो गया मेमोरी से, स्टोरेज का मतलब मेमोरी, डेटा कहाँ जाता है? स्टोर होता है। स्टोरेज किसको कहते हैं? तो स्टोरेज का मतलब हो गया द प्लेस वेयर डेटा इज सेव्ड, वह जगह जहां डेटा स्थित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, सेव किया जाता है, उसको हम स्टोरेज कहेंगे। स्टोरेज के रूप में क्या क्या रहता है? तो आप हार्ड डिस्क कह सकते हैं, है ना, उसके बाद SSD भी कह सकते हैं। अच्छा, हार्ड डिस्क का शॉर्ट नेम क्या होता है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका पूरा नाम होगा हार्ड डिस्क ड्राइव। जबकि SSD का फुल फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये याद रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म कभी कभी पूछा भी जाता है। SSD आजकल जो भी कंप्यूटर आप लीजिएगा उसमें SSD रहना है। SSD फास्टेस्ट वाला मेमोरी है, फास्टेस्ट, तो इसलिए वो निश्चित रूप से रहता है, उससे कंप्यूटर का स्पीड बढ़ता है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन स्पीड अच्छा रहता है, इसलिए लोग लगाते हैं। ये सब परमानेंट स्टोरेज है। आप इसमें फ्लैश ड्राइव, जिसको हम लोग पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, ये भी होता है। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वही होता है। आप मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं ना SD कार्ड, है ना, वो सब कार्ड जो है परमानेंट स्टोरेज है, ये मेमोरी कहलाएगा। मेमोरी में आपका रैम भी आ जाएगा, रोम भी आ जाएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये सब स्टोरेज हो गए अलग अलग प्रकार के, जिसमें स्थायी और अस्थायी दोनों हैं। कैच मेमोरी का नाम सुने होंगे, CPU रजिस्टर इसको बोलते हैं, वह भी मेमोरी का ही प्रकार है।
कंप्यूटर में हमारे आपके द्वारा किया जाने वाला टास्क डाटा का है। डाटा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क या एसएसडी में जा करके स्टोर होता है, क्योंकि ये दोनों उसका इंटरनल स्टोरेज। बाकी उसमें एक्सटर्नल मेमोरी भी है, जैसे पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड, लेकिन रैम और रोम इंटरनल है, वो भी अंदर ही रहता है। मेमोरी के दो टाइप होते हैं, एक एज पर रिक्वायरमेंट बाहर से लगा के आप काम करते हैं, और अलग बैकअप रखते हैं अपनी मशीन से, सिस्टम से, उसको एक्सटर्नल डिवाइस है। और जो पहले से उसमें फिट आता है ना, बंद बॉडी के अंदर, उसको कहते हैं इंटरनल। उसमें आपका रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब इंटरनल है। वैसे एसएसडी और हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी आता है, जो आप अलग से रख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर में सब डाटा नहीं रखना चाहते हैं, है ना, तो अलग से एक्स्ट्रा बैकअप के रूप में हार्ड डिस्क आप रख सकते हैं, उसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही बोलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रोसेसिंग वाले टर्म की। ये प्रोसेसिंग क्या होता है? क्योंकि इसमें एक टर्म था प्रोसेस डेम। कंप्यूटर में जो टास्क आता है, स्टोर होने के बाद उसका प्रोसेस किया जाता है ना। प्रोसेस कैसे करें वो देखते हैं। द टाइम, है ना, इंटरवल्स बिटवीन डेटा एंड रिजल्ट इज नोन एज प्रोसेसिंग। रिजल्ट, डाटा का रिजल्ट में बदलने में जो समय लगता है, उसी को क्या कहेंगे? उसको प्रोसेसिंग कहेंगे। डाटा जो आपके पास, जो कंप्यूटर को दिया, और रिजल्ट जो उसने बना के हमें दिया, उसमें जो बीच में समय लगा, वही प्रोसेसिंग। डिपेंड करता है कि डाटा का क्वांटिटी कितना है, कितना मेमोरी छेक रहा है, और कंप्यूटर कितना समय ले रहा है उसको रिजल्ट में बदलने। उसी टाइम अंतराल को प्रोसेसिंग का। कभी कभी काम जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा रुकना भी पड़ता है। वही रुकने वाला जो स्थिति है, उसी को हम कहेंगे कि ये प्रोसेस है ना। यह एक वेटिंग स्थिति है, जिसको हम प्रोसेस में, फॉर प्रोसेस नाम दे देते हैं, ये प्रोसेस में चल रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप टी लीफ, कॉमा, शुगर, कॉमा, मिल्क, ये आपने रॉ मटेरियल के तौर पे ले लिया। ये आपका स्टेज वन है, स्टेप वन है। उसके बाद स्टेप टू में आपने क्या किया? मिक्स्ड किया उसको एंड बॉयल किया। तो स्टेप थ्री में आपको क्या मिलेगा? स्टेप वन से स्टेप थ्री में पहुंचने में जो समय लगा, उसी को हम प्रोसेस कहेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर स्टेप टू मीन्स स्टेप थ्री, स्टेप टू मीन्स प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इंफॉर्मेशन, या उसको रिजल्ट भी कहते हैं। तीसरा पार्ट तो वही है, डिस्प्ले डिजायर रिजल्ट्स। डिजायर का मतलब विशिष्ट, जैसा आप चाहते हैं उसके अनुसार रिजल्ट आया कि नहीं, देखते हैं। रिजल्ट की परिभाषा क्या है, रिजल्ट कैसे समझेंगे? जब डाटा का प्रोसेस सफलतापूर्वक हो जाता है, तो वह डाटा जो कि पहले मीनिंगलेस था, अब मीनिंगफुल बन गया। जो मीनिंगफुल डाटा है उसी को इंफॉर्मेशन कहेंगे। तो आप कहेंगे कि व्हेन
डेटा गेट प्रोसेस्ड, जब डाटा प्रोसेस उसका हो जाता है, देन गिव्स मीनिंगफुल वर्ड एंड इट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटा का प्रोसेस हो जाता है तो वो क्या करता है, मीनिंगफुल वर्ड प्रोवाइड करता है, एंड उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। यानी इंफॉर्मेशन या रिजल्ट भी एक तरह का डेटा जो मीनिंगफुल होता है, और डेटा का मतलब जो मीनिंगलेस हो। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं यहाँ पर। जैसे मैंने एक सवाल पूछा कि मिस्टर हेमंत, है ना, स्कोर 450 आउट ऑफ 500। मैंने नहीं लिखा कि बोर्ड एग्जाम है या कहाँ है, 500 में 450 नंबर स्कोर किया। उसमें आर्टिकल लगाना, वर्ब लगाना हो, हैज स्कोर, है ना। मिस्टर हेमंत ने 450 नंबर प्राप्त किया 500। आप अब ये बताइए कि ये रिजल्ट है कि डेटा है। आपके हिसाब से रिजल्ट है? अच्छा, मान लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर, या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ही हैज स्कोर्ड 90% मार्क्स, उसने 90% नंबर प्राप्त किया। अब दोनों जब लाइन सामने रहेगा तो पहला वाला तो इंफॉर्मेशन नहीं है, पहला वाला डेटा है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन अभी बाकी है ना। रिजल्ट तो इधर चेक होगा, उसमें फाइनलाइज, इसका परसेंटेज ज्यादा है, रैंक तो उसी आधार पे आना है ना। तो इसलिए इसको हम लोग इस यानी पहले वाले से दूसरा वाला ज्यादा मीनिंगफुल है नहीं, इसमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। परसेंटेज या मार्क्स कितना का था, फुल मार्क्स कितना आपको आया, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ बस परसेंटेज आ गया मतलब क्लियर कट हो गया। लेकिन वो जो ऊपर वाला है उसमें तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा परसेंट कितना होगा, जिसमें काम करना बाकी हो वो डेटा कहलाता है, जिसका काम हो चुका हो तो इंफॉर्मेशन है। इस तरह से समझ सकते हैं, वही मैंने आपको दिखाया। मुझे लगता है इसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा सब। हो जाएगा ना। वो ऑलरेडी आपके मोबाइल में नोट्स चला जाएगा, आराम से घर पे बैठ के आप लिख सकते हैं, ताकि हम फास्ट पढ़ा पाए। क्या मोबाइल में नोट्स रहेगा ऑलरेडी सारा चीज, सुविधा है तो उसका उपयोग करें। चलिए, तो मुझे लगता है कि अभी जो हम टॉपिक लेके चले थे यहाँ, उसमें मैंने उसका एक एक वर्ड डिफाइन कर दिया है, इसको मैंने परिभाषित कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया एग्जाम्पल के साथ, और ये भी हमने एग्जाम्पल के साथ कर दिया, आपके मोबाइल में चला गया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया को डेटा प्रोसेसिंग साइकिल के नाम से जान, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है वो इसी सिस्टम पर आधारित है कि उसमें सबसे पहले वो डेटा लेगा, फिर वो प्रोसेस करेगा, उस दौरान वो स्टोर करके भी रखेगा, और प्रोसेस करके रिजल्ट बना देगा। रिजल्ट दिखा दिया मतलब उसका काम खत्म हो गया, फिर से वो नया डाटा ले। तो वही चीज चलते रहेगा, कब तक, जब तक आप कंप्यूटर को चालू रखें। जब तक ऑन है तब तक यही प्रक्रिया, उसमें डेटा लिया, प्रोसेस किया, रिजल्ट दिया, फिर डेटा लेगा, फिर प्रोसेस कर रिजल्ट देगा, ये चलते रहेगा। इसको हम बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग। ये देखते हैं आगे कुछ
हिस्ट्री है, कंप्यूटर बनाने वाले कौन है, चर्चा किया था मैंने। चलिए इसको हम बताते हैं। ये एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, स्टेट एग्जाम में पूछा गया। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे का, कंप्यूटर बनाने वाले कौन है, जिन्होंने नींव रखा कंप्यूटर का। एक अंग्रेज साइंटिस्ट है जो मैथमेटिशियन और फिलोसफर भी थे, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट और गणितज्ञ थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे वो, जिनका जन्म 1791 में हुआ, 1871 में इनकी मृत्यु। ना ना न, 90 साल, 80 साल, 80 साल, 80 साल उनका जीवन काल, एकदम एक्यूरेट आंकड़ा है, 91 से 71, 80 साल। ये एक अंग्रेज मैथमेटिशियन रहे जिन्होंने कंप्यूटर, इन्हीं के दिमाग में वो कीड़ा आया, मेरा हम कॉपी पे जो काम कर रहे हैं उसको किसी मशीन के जरिए कर, और उन्होंने इसका स्टार्टिंग कर दिया, इस पर सैकड़ों साल काम हुआ है, तब जाके ये आपके सामने प्रेजेंट है। आइए इसमें देखते हैं, इसमें मेल के साथ साथ फीमेल लोगों का भी योगदान है। इसमें एक महिला साइंटिस्ट रही है, इनका नाम है एडा लवलेस, ये नाम है। ये महिला साइंटिस्ट है, ये अंग्रेज महिला है जो गणितज्ञ थी, ये भी मैथ से साइंटिस्ट थी, और ये राइटर भी थी, लंदन शहर से बिलोंग करती थी, और ये इनके साथ काम कर रही थी, ठीक है। ये इनके प्रेजेंस में वो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए इनको उपाधि महिला होने के कारण मदर ऑफ कंप्यूटर का दिया गया, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई। इनका जन्म 1815 में हुआ, 1852 में, 37 ईयर्स ओनली इनका। उसके बाद अब कंप्यूटर का जो इतिहास है, कंप्यूटर किस तरह से डेवलप हुआ, टाइम टू टाइम कैसे क्या क्या चेंज हुआ, तो उसमें पहला जो कड़ी आता है, 1946 से इसका इतिहास शुरू हुआ। कंप्यूटर का जो, कंप्यूटर में दो तरह का चीज इंपॉर्टेंट है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर, जैसा कि आप जानते हैं। मशीनरी पार्ट को हार्डवेयर कहेंगे, और जो प्रोग्राम जो इसमें इंस्टॉल करते हैं जिसके बदौलत ये मशीन कंट्रोल होता है, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका टाइम टू टाइम चेंजेस हुआ, बार बार मॉडिफिकेशन हुआ, उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो उसमें फर्स्ट जनरेशन आपको 1946 से 1959 का होगा, ये आपको पहला जनरेशन। फिर 1959 से 65 का जो समय काल है, यह दूसरा जनरेशन कहलाता है। फिर 1965 से 71 का, ये तीसरा जनरेशन कहलाता है, और 71 से 80 का चौथा जनरेशन कहलाता है, और 80 से लेकर टिल डेट का मतलब अभी तक, ये फिफ्थ जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ये इसका हिस्ट्री, इसको हम विस्तार से आगे चल के पढ़ेंगे, वही मैंने बस ऐसे ही बता दिया है। तो उसका पहला ईस्वीसन क्या है, 46, इसका मतलब कंप्यूटर का शुरुआत 46 में हुआ, इसीलिए उसमें दिया गया है पहला कंप्यूटर कब आया, 1946 में। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। पहला कंप्यूटर का इन्वेंशन 1946 में हुआ, और इसमें जो कंप्यूटर बना उसका क्या नाम था, ईबीएम। पहला जो कंप्यूटर आया वह 1946 में, नाम क्या था, ENIAC। ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर, इसको याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी होता है, ये शॉर्ट नेम है, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड अरिथमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड अरिथमेटिक कंप्यूटर, इसको बस रख लेना है, ये उसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट कौन है, ये कौन दिए, ये चार्ल्स बेबेज का तो नहीं बनाया, चार्ल्स बेबेज तो 1871 में ही चले गए, है ना। ये तो 1946 का है। इसमें दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम है जॉन म्यूचली, MUCHAEY, एंड J
प्रेस्पर ई कार्ट, ई कार्ट वेबसाइट देखते हैं, ई कार्ट कुरियर सेवा है, ये हम लोगों का सामान होता है, ऐसा ही कुछ नाम है ई कार्ट, ये अंग्रेज का नाम है। जॉन मुचली एंड जे प्रेस्पर ई कार्ट, ये साइंटिस्ट हैं, KART लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे 3 आदमी है, लेकिन इसमें 2 आदमी का ही नाम पसंद आता है, और ये सवाल पूछा भी गया था BPSC TRU 1, ठीक है। ये सवाल था 1946 वाला भी था, जॉन मुचले भी था, और इनिएक भी दिया हुआ है। 3 सवाल था अलग अलग, 3 क्वेश्चन। तो जॉन मुचली जे प्रेस्पर रिकॉर्ड का ही इन्वेंट किया हुआ है ये पौधा, इसको अपना ध्यान रखिएगा, ये आगे लिखा भी हुआ है, आप नोट कर लीजिए उसको, इनिएक लिख करके ना ना, ये खाली नाम लिखिए ना, बाकी तो बहुत सही है आपके पास। इन्वेंटर ऑफ इनिएक, इनिएक के खोजकर्ता जॉन मुचली एंड जे प्रेस्पर रिकॉर्ड, ये साइंटिस्ट का नाम लिखें। आप लिखेंगे इन्वेंटर ऑफ, इतना लिख करके ये नाम लिखिएगा नीचे में, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर के नीचे चार्ल्स बेबेज था, उसी तरह से इन्वेंटर ऑफ इंडिया के नीचे ये नाम लिखिए, और 1946 रख लीजिएगा इंडिया के लिए। एक साइंटिस्ट और आते हैं, उनका नाम इसमें प्रमुख है, वो है जॉन वॉन न्यूमैन, है ना। ये साइंटिस्ट है जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है। इनके द्वारा सीपीयू की संरचना के बारे में जानकारी दिया। इनका कहना है कि सीपीयू के अंदर 3 पार्ट होता है, पहला पार्ट है सीपीयू रजिस्टर, दूसरा पार्ट है एएलयू, और तीसरा पार्ट है सीयू, फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, कंट्रोल यूनिट। एएलयू का है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और इसका फुल फॉर्म नहीं होता, सीपीयू रजिस्टर जस्ट एक मेमोरी है। इस सीयू को हम लोग सीएस भी कह सकते हैं, कंट्रोल सेक्शन, जहां से पूरा कंट्रोल होता है, प्रोसेस और मेमोरी दोनों। इस बात को बताया किसने, जॉन वॉन न्यूमैन, इनका भी इन्वेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी तरह के मैथमेटिकल तथा लॉजिकल कैलकुलेशन कंप्यूटर में होते हैं, इस पार्ट को कहते हैं, और उसकी देख रेख कंट्रोल सेक्शन या कंट्रोल यूनिट के द्वारा होता है। और जब किसी डाटा को प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, उस डाटा को तत्काल कहाँ रखा जाता है, रजिस्टर में। मान लीजिए 5 टास्क अगर हम प्रोसेस के लिए दिए एक एक करके, तो सबसे पहले जो टास्क दिए होंगे वो रजिस्टर में, बाकी 4 टास्क सब मेमोरी में होगा, रजिस्टर में नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी में उतना जगह नहीं होता है कि 4 टास्क एक के बाद में। कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता है, 2-3 काम एक साथ नहीं कर सकता, है ना। उस हिसाब से यहाँ पर जो ये रजिस्टर है, उसमें पहला डाटा ले लेगा, बाकी 4 डाटा जो है रैम में रहता है, नाम सुने हैं थोड़ी देर पहले पढ़ा है। रैम भी रजिस्टर की तरह ही एक अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कोई डाटा का स्टोरेज एरिया वहां बड़ा होता है इसके अपेक्षाकृत, इसलिए उसमें सारा जो क्यू वाला डेटा होता है, क्यू का मतलब पेंडिंग वाला, जिसका प्रोसेस होना अभी बाकी है, वो सब ऐसे लाइन में लगा रहता है। अब सबसे पहले जो गया रहता है, सबसे आगे रहता है, कि जैसे ये खाली हो वो अपना नंबर वहां पे कवर कर ले। और इसमें जो रहता है, उसमें तभी तक होल्ड कराता है जब तक उस पर ये काम करता है। जैसे ही एएलयू प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तुरंत इंस्ट्रक्शन होगा कि डाटा वहां से रिजल्ट दिखा के आउट कर।
ताकि दूसरा फिर डेटा आ जाए, और ये मैनेजिंग चलते रहता है, ये खाली होते रहता है। डेटा आया, प्रोसेस किया, रिजल्ट देकर के निकाला, फिर दूसरा डेटा रैम से आया। यानी रैम रजिस्टर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज, और इस दोनों के बीच में तालमेल कौन बैठाता है? क्योंकि रैम और रजिस्टर दोनों मेमोरी है, मेमोरी तो अपने आप काम करता नहीं है, उस बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोनों के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, तालमेल बिठाता है। डेटा जो यूजर से लिया जाता है वो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और उस जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में या सभी सॉफ्टवेयर के बैकग्राउंड में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए मेन सॉफ्टवेयर क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर है उसी को तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आप विंडोज कहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहिए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए नाम पड़ा कि जब किसी मशीन को हम ऑपरेट करते हैं वो कैसे ऑपरेट होगा ये मशीन को क्या पता, है ना। हम जो टास्क देते हैं वो मशीन नहीं समझता है, इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे टास्क को समझ के उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि यूजर ये काम है, आप ऐसे करो, वो उसको करता है। क्योंकि मशीन को पता है, लेकिन जब उसकी भाषा में दी जाएगी तभी वो समझेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मीडिएटर का काम है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कंप्यूटर से कोई काम ले सकते हैं? आप कहिएगा कि हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, काम तो बात की बात है। जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड आप डालते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो बाकी ऐप रहेगा? सवाल ही नहीं। एंड्रॉयड प्राथमिक ऐप है, पहले वही लगेगा, उसके बाद आप जितना ऐप चलाना चाहते हैं मेमोरी के और प्रोसेसिंग स्पीड के हिसाब से आप डाल सकते हैं। वही चीज ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। विंडोज नाम का सॉफ्टवेयर है, वह सॉफ्टवेयर रैम और इस रजिस्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है। कीबोर्ड से जो भी डाटा डालते हैं वो रैम में चला आता है दौड़ के, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही आता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर रैम से उठा के डाटा को रजिस्टर भेजता है। फिर रजिस्टर में जो प्रोसेस कर रहा होता है उस पर भी नजर उसका रहता है, और फिर वहां से वही इंस्ट्रक्ट करता है कि इसको आउट करो रिजल्ट के रूप में, यहाँ से नया डेटा भेजता है। यानी बीच में सबको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। चूंकि ये सबको कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेजर भी कहा जाता है कंप्यूटर का। यानी विंडोज जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर का मैनेजर है, जो पूरा क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो पूरा कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगा, वो कोई काम नहीं। समझ गए? बेसिक आपको इसका जानकारी हो गया इस एरिया का, इसमें कहाँ क्या काम है। यह मात्र एक मेमोरी है जिसमें जो बाहर से डेटा आएगा रैम से उठ के उसको ये रखेगा तब तक जब तक उसका प्रोसेस एलयू करेगा, और उसकी देख रेख कंट्रोल सेक्शन करेगा। कंट्रोल सेक्शन मतलब ब्रेन है, ब्रेन की निगरानी में ही काम होगा, और ये काम जब तक करेगा डेटा रखेगा, काम खत्म यहाँ से डेटा निकल जाएगा, फिर नया डेटा इसमें आएगा और प्रोसेस के लिए इसमें जाएगा। अच्छा, यही उसका प्रोसेस है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये बात किसने बताया? जॉन वॉन न्यूमैन। ये जो बातें आप समझे हैं ये जॉन वॉन न्यूमैन का कॉन्सेप्ट। चलो अब इस थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के बाद एक बार हम ओवरव्यू करते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने सीखा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से। कंप्यूटर शब्द का कोई फुल फॉर्म होता है क्या? वैसे तो साइंटिफिक कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ऐसा होता है। बाकी हमने यहाँ पर उसकी परिभाषा पढ़ा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन परफॉर्म बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, इट रिड्यूसेस ह्यूमन प्रॉब्लम्स। यहाँ तक समझ चुके हैं। उसके बाद जो रेस्ट हमने पढ़ा कि इसकी जो कार्य प्रणाली है कि वो पहले इनपुट प्राप्त करेगा, फिर उसको कहीं स्टोर करेगा, फिर उसको प्रोसेस करके रिजल्ट बना के देगा। ये कंप्यूटर के कार्य करने की मेथड है, विधि है। इसी विधि से वो काम करता है। इस पर आधारित हमने 3 स्टेप बताया।
कि वो इनपुट आएगा डाटा के रूप में, फिर उसको वो भेजेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा और रिजल्ट बना के दे देगा, और यही उसमें चलते रहेगा जब तक वो सिस्टम चालू हालत में। उसके बाद आपने सीखा कि कंप्यूटर के जनक कौन है, खोजकर्ता, है ना। तो कंप्यूटर के खोजकर्ता, फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंग्रेज मैथमेटिशियन रहे हैं। 1791 में उनका जन्म हुआ है। लंदन शहर से ये बिलोंग करते थे। महिला साइंटिस्ट के रूप में एडा लवलेस नाम का एक साइंटिस्ट है। 1815 में उनका जन्म हुआ। उनको मदर ऑफ कंप्यूटर की उपाधि दी गई। इनिएक नाम का पहला कंप्यूटर बना है 1946 में, जॉन मुचली एंड जे प्रेस्पर इकर्ट नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड अरिथमेटिक कंप्यूटर। क्लियर है यहाँ तक। एक और साइंटिस्ट हैं जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने सीपीयू, जो कंप्यूटर का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, उसके आंतरिक संरचना के बारे में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया। इनके अनुसार सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होता है, एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जितने भी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणना होते हैं, ये सब एएलयू के अंदर होते हैं। दूसरा है सीयू, जो भी काम कंप्यूटर करता है उसका देखभाल सीयू करता है। और सीपीयू रजिस्टर एक अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कोई डाटा तब तक रहता है जब तक उस पर काम कंप्यूटर कर रहा हो। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई, प्रतीत कर दिया हमने। आइए हम एक नया टॉपिक लेके बढ़ रहे हैं। एसीटीसी क्लासेस में ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, और संस्थान का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके सामने दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।